नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। एक तरफ तो सरकार महंगाई कम करने का दावा कर रही है, तो वहीं चोरी चुपके केरोसिन पर सब्सिडी को डीरेगुलेट करने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि साल दर साल सरकार की सब्सिडी बढ़ तो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि आम आदमी की जरूरत वाली चीजें महंगी क्यों हो रही हैं? क्या सरकार नॉन सब्सिडी रिजीम की तरफ बढ़ रही है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देखिए कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। एक तरफ सरकार सब्सिडी खत्म करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी चीजों से भी सब्सिडी हटाई जा रही है जो देश के आम आदमी के लिए बेहद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने केरोसिन तेल जैसी चीजों पर चोर दरवाजे से सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने 1 जुलाई को तेल कंपनियों को हरी झंडी दे दी है कि वो केरोसिन तेल के दाम 25 पैसे बढ़ा दें। 5 सालों में पहली बार केरोसिन के दाम बढ़ाए गए हैं और माना जा रहा है कि तेल कंपनियां अब हर महीने केरोसिन के दाम में 25 पैसे की बढ़ोतरी अगस्त 2017 तक करेंगी। हालांकि सरकार खुलकर नहीं बता रही है कि क्या वो केरोसिन पर भी सब्सिडी खत्म करने की तैयारी कर रही है। अभी केरोसिन पर 13.1 रुपए प्रति लीटर और सिलेंडर पर 116 रुपए की अंडर रिकवरी है। केरोसिन पर दी जाने वाली सब्सिडी कुल सब्सिडी का 42% हिस्सा है और अब इस सब्सिडी को खत्म करने से सरकार को करीब 1000 करोड़ की बचत होगी। बैंक ऑफ अमेरिका और मेरिल लिंच की रिपोर्ट कहती है कि पहले साल सरकार को 1100 करोड़ और अगले वित्त वर्ष में 2400 करोड़ की बचत होगी। लेकिन कहानी अकेले केरोसिन की नहीं है। एलपीजी पर भी सरकार ने कैप लगा दिया है। जिन परिवारों की इनकम 10 लाख से ज्यादा होगी उन्हें एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अभी एलपीजी के करीब 14.78 करोड़ उपभोक्ता हैं। एलपीजी के अलावा सरकार ने हाल ही में स्मॉल सेविंग स्कीम पर भी इंटरेस्ट रेट करीब 1% हटा दिया था। वहीं पेट्रोल और डीजल सरकार पहले ही डीरेगुलेट कर चुकी है। 2014-15 में जहां सरकार को 10,935 करोड़ रुपए की डीजल सब्सिडी देनी पड़ी थी, वहीं 2015-16 में डीजल सब्सिडी 0 हो चुकी है। यानी सरकार चोर दरवाजे से करीब 50,000 करोड़ की सब्सिडी को खत्म कर चुकी है और इन सब का असर पड़ रहा है आम आदमी पर। वहीं सरकार अब रेलवे के किराए को भी सब्सिडी के बाहर करने की तैयारी कर रही है। सामान्य गाड़ियों के किराए का निर्धारण जोनल रेलवे को दिया जा रहा है। वहीं रेलवे के टिकट पर ही यात्रियों को जानकारी दी जा रही है कि रेलवे को कितना घाटा सहना पड़ रहा है। रेलवे के मुताबिक रेलवे को यात्री किराए सब्सिडी में 33,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं रेलवे की जितनी भी नई ट्रेनें आ रही हैं वो प्रीमियम ट्रेन हैं और उनके किराए कम नहीं हैं। अब सवाल ये है कि क्या बैकडोर से आ रही है महंगाई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई क्या सब्सिडी खत्म करने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी? क्योंकि इससे जो मिडिल क्लास है और जो आम आदमी है उस पर काफी ज्यादा बोझ पड़ रहे हैं। तभी सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ। आलोक शर्मा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। आरएस शर्मा, फॉर्मर चेयरमैन ओएनजीसी। नरेंद्र तनेजा, एनर्जी एक्सपर्ट है हमारे साथ। और सुनील सिन्हा, डायरेक्टर इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, भी इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बनेंगे। लेकिन सब्सिडी घट रही है, केरोसिन पर चोरी चुपके सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया गया और इससे पहले भी सरकार किस तरीके से आम आदमी को झटके दे चुकी है। जानिए कि आपकी बचत पर सरकार की कैसे नजर है। पीपीएफ स्कीम की अगर बात की जाए तो 31 मार्च 2016 तक आपको 8.7% उस पर इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल से देखिए उसे कैसे कम किया गया। 8.7 से सीधा 8.1 कर दिया गया। पीपीएफ के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम किया गया। पहले आपको 9.3 इंटरेस्ट रेट मिलता था और अब 8.6% की दर से ये आपको इंटरेस्ट रेट इस पर मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जी हाँ, सरकार इसको लेकर आई थी। 9.2% 31 मार्च 2016 तक आपको इंटरेस्ट मिलता था और उसके बाद आपको बता दें कि 8.6 हो गया। और एनएससी 31 मार्च तक 8.5 और अब देखिए 8.1, इसको घटाकर 8.1% के हिसाब से अब आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता है। किसान विकास पत्र भी इसमें शामिल है। सुकन्या समृद्धि योजना, इससे पहले हमने जिक्र किया था, पहले 9.2% का इंटरेस्ट रेट था, लेकिन अब 8.6% के हिसाब से आपको इस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। किसान विकास पत्र है, 8.7% का इंटरेस्ट रेट था
और अब 7.8% इंटरेस्ट रेट इसका कर दिया गया है। तो तमाम ऐसी योजनाएं जिनमें आप इन्वेस्ट करते थे, बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते थे, लेकिन अब ये बड़े बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं। नरेंद्र तनेजा भी हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र जी, सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि सब्सिडी खत्म करने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा? भारत में हमारे यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, ऊर्जा की गरीबी की रेखा के नीचे है। तो ये कहना कि कोई भी सरकार ये पूरी तरह सब्सिडी कहीं खत्म हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो सकते हैं कि आप इस चीज़ में कम कर दें, आप सौर ऊर्जा में ज़्यादा दे दें, आप दूसरी किस्म ज़्यादा दे दें। कुल मिलाकर के देखिए बड़ा स्पष्ट सी बात है। पहले तो आपने रिपोर्ट में कहा कि सरकार का चोर दरवाजा, मुझे समझ में नहीं आया उसका क्या मतलब था चोर दरवाजे का। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए जो अगर पूरी अर्थव्यवस्था को इन टोटलिटी देखना होता है, अब जहां जहां जैसे देखा गया कि भाई सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, पहले सरकार थी उन्होंने पेट्रोल को डीरेगुलेट पूरी तरह कर दिया, डीजल को डीकंट्रोल करने का फैसला किया, एनडीए सरकार ने उसको आगे कदम बढ़ाया, उसको लेकर उसी बात को, उसी सिलसिले को आगे लेकर के गए। अब केरोसिन की जो बात हो रही है, जितना पैसा अब लगता है सरकार जो लगा रही है एलपीजी में, उज्ज्वला योजना में लगा रही है या जो सोलर में लगा रही है, अब निर्भरता पूरे देश के अंदर जो केरोसिन पे है गरीब आदमी की भी कम हो रही है। अब वहां सौर ऊर्जा ज्यादा पहुंच रही है, उनके पास भी एलपीजी पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एडजस्टमेंट होते हैं, रीअलाइनमेंट्स होते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। लेकिन जो गरीब है, जिसको सब्सिडी की जरूरत है, वो सब्सिडी जो है चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, वो भारत की जो भी सरकार होगी उसको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आवश्यकता है कि जो गरीब है, जिसको ऊर्जा की जरूरत है, उसको ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए। नहीं, 5 साल के बाद 25 पैसे आप देखिए, हमको इसी पर मैं आ रही थी कि ये जो 25 पैसे प्रोग्राम बनाते हैं, हर महीने 25 पैसे का यहाँ पर जिक्र किया था। रिपोर्ट देखिए, जब आप न्यूज जी बताइए, जब देखिए, जब आप टेलीविजन पे कार्यक्रम के लिए उछालना अच्छी बात है, वो आप अच्छा काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन यह है कि उसमें यह भी साथ में देखना होगा कि कितने लोगों के पास सौर ऊर्जा पहुंच रही है, वैकल्पिक ऊर्जा पहुंच रही है, और वो सारे लोग जो केरोसिन का 50% यूज एडल्ट्रेशन के लिए करते हैं, वो भी उससे रुकेगा। तो कुल मिलाकर लेकिन ये बताइए नरेंद्र जी, जहां आपने दो बातें आपने कह दी, एक तो आपने जो रिपोर्ट हमने दर्शकों तक पहुंचाई उस पर आपने सवाल उठा दिया। चोर दरवाजे का जो जिक्र किया गया था वो 25 पैसे, जैसा कि अभी आपने ही बताया, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी, 25 पैसा हर महीना बढ़ाया यहाँ पर जाएगा। आपको नहीं लगता कि इससे कितना बोझ पड़ जाएगा एक गरीब आदमी पर, जिसका केरोसिन ही एक सहारा है? और उसके बाद आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि मीडिया उछालता है, मीडिया तो फैक्ट्स दिखा रहा है, ये तो सब फैक्चुअल फिगर्स हैं। आपको नहीं लगता जनता ने इस पर कितनी नाराजगी जाहिर की थी? नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम भी जनता का हिस्सा है, बाय द वे, हम भी जनता ही हैं, है ना। लेकिन देखिए, केरोसिन की जो जरूरत है 3.2% नीचे आ गई है परिणाम, और जो आगे 10 साल के प्रोजेक्शंस हैं उसमें वो डबल डिजिट में नीचे हो जाएगी। केरोसिन वर्ल्ड ओवर उसकी जो डिमांड इवन गरीब कंट्रीज के अंदर, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उनमें कम हुई है। अफ्रीका के जो पूरेस्ट कंट्री है, रवांडा को आप ले लीजिए, उगांडा जाइए, तंजानिया जाइए, सब जगह केरोसिन की वो कम हो रही है, क्योंकि वहां पर सौर ऊर्जा पहुंच रही है। तो ये हमको देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। आप ये देखिए कि साथ में सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या कांग्रेस की कई भी सरकार, वो सौर ऊर्जा में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसको मुझे लगता है कि पूरी पिक्चर तो चलिए, और भी मेहमान है नरेंद्र जी हमारे साथ, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आलोक शर्मा का रुख करना चाहूंगी। आलोक जी, सरकार का पक्ष आपने सुना, और जाहिर है कि सरकार का ये कहना है कि सब्सिडी दे रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सब्सिडी दे रही है, और दूसरी तरफ केरोसिन ऑयल की बात की जाए, एलपीजी की बात की जाए, रेल टिकट्स की बात की जाए, तो खुद टिकट पर लिखकर ये कहा जा रहा है कि कितना ज्यादा बोझ रेलवे पर पड़ रहा है, सरकार पर पड़ रहा है। तो आप इससे कितने सहमत हैं? जब से आई है, इन्होंने हमेशा से ही किस तरह से गरीबों की जेब से पैसा निकाला जाए उस दिशा में काम किया है। ये तर्क नहीं कुतर्क है कि आप केरोसिन की तुलना सौर ऊर्जा कंटेक्स्ट में करना मेरी समझ से बाहर है। केरोसिन का है और सौर ऊर्जा आज की तारीख में भी सबसे जो 3-4 सबसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं। आलोक जी, आपको रोकना चाहूंगी, कुछ इस वक्त टेक्निकल फ्लॉ है ऑडियो में, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको दोबारा रुक करेंगे, लेकिन हम रुक कर सकते हैं। एक और खास मेहमान है हमारे साथ, आर.एस. शर्मा है, फॉर्मर चेयरमैन ओएनजीसी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आर.एस. शर्मा जी, सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं ऑयल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मैं
एटलीस्ट बोलूँगा कि जो इंडस्ट्री के लिए सही मायने में जो ठीक है और जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो तेल कंपनियां हैं जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा दे रही हैं, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। पीछे जब अंडर रिकवरीज अनमैनेजेबल हो रही थी तो इन्हीं तेल कंपनियों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको एक स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी था। और ये जो अंडर रिकवरीज होती हैं, फिर ये कंपनी को बोलते हैं कि आप अंडर रिकवरीज बियर कीजिए, फिर सरकार उसको कैश सब्सिडी इनको सपोर्ट करती है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो धीरे धीरे जो उस किस्म का जो इनडायरेक्ट कैश सब्सिडी देने का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके स्टेबिलिटी लाई जाए इंडस्ट्री में, और ये जो इन कंपनियों को राहत दी जाए ताकि ये पैसा जो है आगे के लिए इन्वेस्ट कर सके और आगे जाके और आगे चल के देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सके। बहुत ज़रूरी है कि इनको सब्सिडी बर्डन से बाहर निकाला जाए। जी ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा इससे इंडस्ट्री में भी थोड़ा स्टेबलाइजेशन जरूर आएगा, लेकिन क्या सिर्फ यही एकमात्र विकल्प है? इसके अलावा और कोई चारा नहीं था सरकार के पास? देखिए, मैं अब आप एक तर्क देता हूं। हम एक अंग्रेजी में कहावत होती है, जब परेशानी के दिन होते हैं तो लेट अस शेयर द पॉवर्टी। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है जो अंडर रिकवरीज हैं। तो शेयर द पॉवर्टी, जो सरकार की तकलीफ़ें हैं उसको आम आदमी भी समझे, थोड़ा बहुत वो भी उसके ऊपर कुछ बोझ ले, तो ताकि उसका एक और भी उसका एक नज़रिया है, पहलू है। देखिए, अगर जब सब्सिडाइज कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है जी, तो उसको भी रोकना जरूरी है। हम इतना बड़ी मात्रा में वो तेल आयात करते हैं। आदमी से लेकिन कितनी उम्मीद की जाए आर एस शर्मा जी? आम आदमी से कितनी उम्मीद करेंगे कंट्रीब्यूशन की? वो तो पहले ही पिस रहा है हर तरफ से, तो जो मार है वो आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। बहरहाल आलोक शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। एक बार उनसे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। आलोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, फिलहाल आलोक शर्मा से संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे। जस्ट मैं एक जी शर्मा जी बताइए। एक बात मेरी रह गई जी, है। जी जरूर। मैं पॉलिटिक्स की बात देखिए, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कहूँगा। मैं जो दैट ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी उनके जो व्यूज़ हैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं तो ये तर्क देना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री के हित में है और आगे चल के जो अर्थव्यवस्था के हित में, आप एक चीज़ और सोचिए। हम चाहते हैं, मैं सोचता हूं कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इंडस्ट्री प्रॉस्पर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि जो गरीब आदमी है उसको नौकरी मिले, वो कैश सब्सिडी के भरोसे ना रहे। मैं तो ये चाहता हूं कि आप ये लेकिन आर एस शर्मा जी ये बताइए कि अगर केरोसिन तेल के दाम जैसा कि 25 पैसे हर महीने बढ़ाए जाएंगे, आपको क्या लगता है इसका ऑप्शन और क्या हो सकता है? अगर सस्ता केरोसिन आम लोगों तक, गरीब जनता तक नहीं पहुंचेगा तो इसके लिए और क्या विकल्प किया जा सकता है सरकार की तरफ से? क्योंकि अगर इसी तरीके से दाम बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर है आम आदमी के घर का गुजारा चलेगा कैसे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जब ओएनजीसी का चेयरमैन होता था और बहुत भारी जो है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सब्सिडी बर्डन होता था, उसी वक्त हम पिछले 5-6 साल पहले ये सलाह थी कि आप धीरे करके सब्सिडी हटाइए, एट वन गो नहीं कीजिए। मैं तो सरकार को बल्कि शाबाशी देता हूँ कि 25 पैसा प्रति माह के हिसाब से जो कर रहे हैं तो इमीडिएट वो हर्ट भी नहीं होगा। जो उपभोक्ता होगा वो अपने आप को जो है बजट को बैलेंस कर पाएगा और समझ पाएगा। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, एक चीज और, एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाना बहुत जरूरी है। उपभोक्ता को समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो तेल पदार्थ हमारे पास 80% आज आयात हो रहा है, हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, दूसरे देशों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को हेल्प नहीं कर रहा है। हमें ऐसे अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है। सवाल हम यही उठा रहे हैं जी, आर एस शर्मा जी बने रहिए। सवाल यही उठा रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी खत्म करने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी? इसके लिए और क्या सरकार के पास विकल्प है और क्या करना चाहिए? आलोक शर्मा जी से बात करने की एक बार फिर कोशिश करते हैं। आलोक जी, अब आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सरकार के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ सरकार जब से आई है कहीं ना कहीं गरीब आदमियों की जेब से किस तरह से पैसा निकाला जाए इसी जुगत में लगी हुई है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोलियम के प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में $30 तक पहुंच गए, उसके बावजूद 15 बार के करीब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, जनता को कहीं फायदा नहीं पहुंचा। जिस तरह से आज एलपीजी पर किया गया है, एक तरफ कहते हैं कि साहब डिमांड घट रही है, पता नहीं अफ्रीका के देशों के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इनको शायद पता होना चाहिए अगर किसी चीज की डिमांड घटती है तो प्राइस गिरने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। अगर डिमांड घट रही है तो प्राइस भी घटना चाहिए। आप दूसरी तरफ जिस तरह के उदाहरण दे रहे हैं कि आप किस तरह से केरोसिन ऑयल को सौर ऊर्जा से तुलना कर रहे हैं, बहुत ही दुखद है। केरोसिन ऑयल गरीब की रोजी रोटी का कहीं ना कहीं सहारा बनता है, जबकि सौर ऊर्जा आज भी सबसे जो महंगे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है एनर्जी सेक्टर के, उनमें से सौर ऊर्जा एक आता है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहां से 5 लाख करोड़ के करीब तो केवल पेट्रोलियम प्राइसेस से पिछले लगभग 2.5 साल में इनको फायदा हो चुका है। फिर भी इनकी नीयत जो है वो जनता के किस तरह से उसके ऊपर लगातार बोझ डाला जाए इस पर है। यही अरुण जेटली साहब से कहते थे इनकम टैक्स में 2.5 लाख की जगह 5 लाख लिमिट होनी चाहिए। 3 बजट प्रस्तुत कर चुके, कुछ नहीं किया। यही वो अरुण जेटली साहब हैं जो महंगाई की तख्तियां लटकाकर वहां पर पार्लियामेंट के बाहर धरना देते थे। लेकिन आज आलोक जी चलिए, ये तमाम जो बातें कही हैं इसका जवाब, टिकट 5 रुपए का 10 रुपए कर दिया, मतलब 100% रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट तक बढ़ा दिया। आप देखिए किस तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स, तमाम तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। आज यही कारण है कि इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया है और गरीब आदमी आज पूरी तरह से खून के आंसू रो रहा है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए समस्या, देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है कि वो अब नारेबाजी करती है, वो अपने को समझ नहीं, उनका जो सच्चाइयों से बिल्कुल अब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अरे भैया, सोलर ऊर्जा जिसको आपने नेग्लेक्ट किया, जिसके लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया, कोई नीति नहीं बनाई, कोई एक्ट नहीं बनाया, नेग्लेक्ट नहीं किया, नेग्लेक्ट आपने किया 2.5 साल में, ऊर्जा का 2.5 साल में सौर ऊर्जा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। आलोक जी आपने अपनी बात कही, अब उनका जवाब जान लेते हैं, आप गलत आलोक जी प्रस्तुत करते हैं। फिर जी आप हर चीज के प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। सड़क छाप बहस में नहीं करता। क्या टैक्सेशन सिस्टम आपने जिस तरह से कर दिया, आप बिल्कुल गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आलोक जी जवाब सुन लेते हैं नरेंद्र जी का। नरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। आलोक जी का प्रवचन सुनिए। जी हाँ, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रवचन का सुनने का कोई शौक नहीं है। कांग्रेस के प्रवचन नहीं सुनने। अच्छा, मेरा ये कहना है कि अब ऊर्जा में पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेंड है, बीजेपी से भी प्रवचन नहीं सुनने, ट्रेंड आजकल ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है और सौर ऊर्जा है उसको बढ़ोतरी दी जा रही है। जो फॉसिल फ्यूल है, केरोसिन फॉसिल फ्यूल है, आलोक शर्मा जी को शायद ये पता नहीं है, ये फॉसिल फ्यूल का जमाना जा रहा है, अब नई ऊर्जा का जमाना है जिसमें सौर ऊर्जा। वही लोग जो पहले केरोसिन यूज करते थे उन्हीं को अब सौर ऊर्जा प्रदान कर दिया पूरे विश्व का। आलोक शर्मा कांग्रेस उसको छोड़ दिया। मुझे केवल पूरे दुनिया का इनका ये कहना है कि गरीब आदमी ये सरकार है जिसने सौर ऊर्जा को नेग्लेक्ट किया, ये वो सरकार है जिसने कभी रिन्यूएबल एनर्जी पे को फोकस नहीं किया। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को नेग्लेक्ट किया, उसी का नतीजा हम दुनिया में पीछे हो गए। अब ये रहते पुराने जमाने के लोग हैं, पुरानी सोच है, ये सब इनको पता ही नहीं क्या क्या चीजें आ गई, एनर्जी में कितने डेवलपमेंट हो गए। केरोसिन का जमाना जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का आ रहा है। वो आदमी जो केरोसिन से अपनी आंखें स्वास्थ्य खराब कर रहे थे, हम इनको सौर ऊर्जा दे रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं सौर ऊर्जा क्यों दे रहे हैं आप, एलपीजी क्यों दे रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं आलोक शर्मा जी और इनकी पार्टी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। पाषाण युग में जाना है, ये पार्टी चाहे वैसे भी पार्टी खत्म हो गई है, पर दुनिया को हम आगे ले जाएंगे, भारत को आगे ले जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे, नई भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे सब्सिडी बार बार खत्म करने से हर चीज पर कितनी ज्यादा आगे बढ़ती है और आम आदमी को इससे कितनी राहत मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।